नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मॉड्यूल 2। तो हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं किसका, मॉड्यूल 2 का, जो मॉड्यूल 2 से रिलेटेड है उन न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ले रहा है जो कि है सेपरेटली एग्जीटेड डीसी मशीन। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है एंड देन विल सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि अ सेपरेटली एग्जीटेड डीसी मोटर हैज 0.05 pu रेजिस्टेंस। सेपरेटली एग्जीटेड डीसी मोटर है, उसका जो रेजिस्टेंस दिया है यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 0.05 pu एंड इज फीड फ्रॉम अ 3-phase कन्वर्टर। एक बात यहां ध्यान रखने वाला बात है, एक तो ये सेपरेटली एग्जीटेड मोटर है जिसकी आरए आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 0.05 pu। दूसरा ये किससे फीड किया जा रहा है, एक 3-phase कन्वर्टर से फीड किया जा रहा है, यानी कि 3-phase हमारे पास सप्लाई था उसको डीसी में कन्वर्ट किया गया है और वो 3-phase एसी से डीसी कन्वर्टर से सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, द नॉर्मलाइज्ड वोल्टेज एंड फील्ड फ्लक्स आर 1 pu। तो जो नॉर्मल वोल्टेज है यानी कि वोल्टेज की जो पीयू में वैल्यू ली गई है वो 1 pu ली गई है। अब पीयू के बारे में आप ऑलरेडी पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि पर यूनिट क्या होता है। एक्चुअली इट इज द गिवन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू बाई बेस वैल्यू, उसको हम लोग पीयू कहते हैं। तो इसमें पर यूनिट में वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रॉ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कांस्टेंट डिले एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है, टॉर्क वर्सेस स्पीड का, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। और किसके किसके लिए ड्रॉ करना है, तो जो डिले एंगल है अल्फा जिसको बोलते हो आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनके लिए ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, इंडिकेट द सेफ ऑपरेटिंग रीजन इफ द मैक्सिमम टॉर्क लिमिट इज 2.5 पर यूनिट। ठीक है, अब आपको सेफ रीजन को भी बताना है उसमें, एक तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है एंड आपको सेफ रीजन को भी दिखाना है और मैक्सिमम टॉर्क क्या बोल रहा है 2.5 पर यूनिट होता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा से हम लोग देखते हैं कि इसमें करना क्या। एक्चुअली बाबू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी, जो जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले कि 3-phase कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, उसके बाद हमें नॉर्मलाइज कैसे करना है, टॉर्क का इक्वेशन कैसे होता है, इन्हीं चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जो 3-phase कन्वर्टर, 3-phase कन्वर्टर के लिए जो वोल्टेज होता है जिसको डीसी वोल्टेज कहते हो, आउटपुट वोल्टेज डीसी होता है, दैट इज इक्वल टू, यानी कि VDC इज इक्वल टू 3/पाई, है ना, 3-phase है इसलिए 3/पाई, सिंगल फेज होता तो 1/पाई। ये पढ़े हुए हो, कोई बड़ी इशू नहीं है। तो 3/पाई ये ड्राइव्ड है एसी टू डीसी कन्वर्टर में, हमने ड्राइव किया हुआ है। तो 3/पाई इंटू VM इंटू कॉस अल्फा, यही होता है फॉर्मूला हमारा, VM इंटू कॉस अल्फा। और अल्फा क्या है, यही तो डिले एंगल है जो कि यहां दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन होता है डीसी वोल्टेज का, किसमें, कन्वर्टर का, ये कन्वर्टर का है। अगर इसको आप आगे बढ़ाइए तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √2 टाइम V। अब आरएमएस वैल्यू में लिख रहे हैं हम, यहां समझोगे, तो 3 इंटू √2, VM को क्या लिख सकते हो, √3, VM क्या लिख सकते हो, VM इक्वल टू √2 इंटू VRMS, क्योंकि VRMS किसके बराबर होता है, VM बाई √2 को। तो अगर आरएमएस वैल्यू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, दैट्स सिंपल। तो V यानी कि आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई पाई। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 3√2/पाई की, इट इज कमिंग एज 1.35, यानी कि अगर आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.35 V इंटू कॉस अल्फा। देखिए, क्योंकि यहां जो नॉर्मलाइज वोल्टेज दिया है ना, ये नॉर्मलाइज वोल्टेज इज आरएमएस वैल्यू, इसलिए ना हमने इसको कन्वर्ट कर लिया आरएमएस वैल्यू के इक्वेशन। एक बात समझिएगा, यहां जो नॉर्मलाइज वोल्टेज दिया है वो 1 pu है, इसके लिए हमने ना इसको कन्वर्ट कर लिया आरएमएस वैल्यू में, यानी कि V हमारे पास अब 1 pu हो गया। ठीक है, तो पहला हमने डीसी कन्वर्टर का कांसेप्ट यहां पे यूज किया। नाउ जो टॉर्क होता है, नेक्स्ट टॉर्क, जो कि नॉर्मलाइज टॉर्क भी आप बोल सकते हो, दैट इज इक्वल टू, अच्छा ये बात आपको पता है ना, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, सिंपल फॉर्मूला है, अगर एक डीसी मशीन है
तो फाई इंटू आई ए के बराबर होता है, फाई इंटू आई ए के बराबर होता है। आई ए बराबर होता है इसके सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आर के। ये सब आप पढ़े हुए, कोई नया चीज हम नहीं बता रहे। आर क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर करंट इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ डिवाइड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये भी हम लोग जानते हैं। अगर आप यहां से थोड़ा सा बढ़े तो आई ए विल बी इक्वल टू सम V माइनस, अच्छा बैक ईएमएफ को क्या लिख सकते हो आप? बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू, बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई एंड ओमेगा, फ्लक्स एंड ओमेगा। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बैक ईएमएफ इज इक्वल टू P फाई एन जेड अपॉन 60A। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है, 60A कांस्टेंट है, और N को हमने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ये लिख सकते हो ना, बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा। इसी चीज को यहां पुट किया जा रहा है। एंड देन तुम्हें आईए की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो जाएगा? V माइनस ईबी बाई आर है, तो ये इक्वेशन यहां से मिलेगा। ये फाई अब जब यहां पुट करोगे, मतलब ईबी की वैल्यू यहां जब पुट करोगे तुम्हें आईए मिलेगा, एंड तब यहां पे टॉर्क की इक्वेशन पुट करोगे। इसलिए जो आपका यहां पे टॉर्क का इक्वेशन बन के आता है, दैट इज इक्वल टू, आपने इस केस में आईए की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने VDC, अब ये कौन सा वोल्टेज? एक्चुअली ये V नहीं है, VDC है, याद रखना ये। तो VDC, क्योंकि यह कन्वर्टर लगा है इसलिए, तो VDC माइनस ईबी बाई आर, ये फॉर्मूला हो गया। चलो देखो, ओके। तो अब अगर जो टॉर्क यहां से निकालते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आईए के बदले आप ये लिखोगे और ईबी के बदले आप ये टर्म लिखोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू VDC माइनस, ये प्रोपोर्शनल है यानी कि फाई नॉर्मलाइज, इसको लिखते हैं जनरलाइज हम लोग, तो फाई नॉर्मलाइज इंटू ओमेगा नॉर्मलाइज। ये नॉर्मलाइज वोल्टेज होता है क्योंकि ये पर यूनिट है, इसलिए हमने बेटा नॉर्मलाइज लिख दे रहा है, एनएम नॉर्मलाइज इंटू ओमेगा नॉर्मलाइज डिवाइड बाई, तो ये तो हो गया आईए के बदले में आर, जो आपका पर यूनिट है वो, तो आर उसको भी नॉर्मलाइज लिख देते हैं, एनएम। नॉर्मलाइज का मतलब क्या हुआ? पर यूनिट में कन्वर्ट किया, नॉर्मलाइज किया उसको, इनटू बच गया क्या? फ्लक्स नॉर्मलाइज, हाई एनएम, हाई नॉर्मलाइज। और ये वैल्यू न्यूटन मीटर में नहीं है, ये नॉर्मलाइज वैल्यू है, इसलिए हम टॉर्क नॉर्मलाइज लिख देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मलाइज क्या लिख रहे हैं सर? इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है एग्जैक्ट नहीं है, वो पर यूनिट वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इट इज द पर यूनिट वैल्यू। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, हमारे पास टॉर्क नॉर्मलाइज की फॉर्मूला निकालनी है, तो टॉर्क नॉर्मलाइज इक्वल कितना हो जाएगा? देखिए, VDC के बदले आप क्या लिख देंगे? 1.35। आपको बताए थे जो आरएमएस वैल्यू दिया है वो नॉर्मलाइज वोल्टेज है, तो आप क्या लिख देंगे? V नॉर्मलाइज इनटू, और क्या था? V कॉस अल्फा माइनस, ये टर्म लिख लीजिए, हाई नॉर्मलाइज ओमेगा नॉर्मलाइज दिस होल डिवाइड बाई Rn नॉर्मलाइज एंड दिस मल्टीप्लाई बाई हाई नॉर्मलाइज। ये पूरा वैल्यू किसमें आएगा? टॉर्क नॉर्मलाइज में, पर यूनिट टॉर्क। दिस विल बी इक्वल टू, जरा सा वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अब चलिए, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे? Rn की वैल्यू जो दी हुई है यहां लिख देते हैं, अच्छा याद रहेगा, जो Rn नॉर्मलाइज वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.05 पर यूनिट। ठीक है, V नॉर्मलाइज जो वैल्यू दी हुई है 1 पर यूनिट, हाई नॉर्मलाइज जो वैल्यू दी हुई है वो भी 1 पर यूनिट। अच्छा, नॉर्मलाइज क्या है यहाँ पे? जो पर यूनिट वैल्यू दी हुई है वही नॉर्मलाइज वैल्यू पर यूनिट। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है, और कुछ तो दिया नहीं है, नहीं। अच्छा, और मैक्सिमम जो टॉर्क इंडिकेट किया है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है,
अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंड लास्ट जो मैक्सिमम टॉर्क टी मैक्स दिया हुआ है, यानी कि जो नॉर्मलाइज वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है सेक ऑफ टी निकालने के लिए, इट इज 2.5, इतना डेटा दिया हुआ है। अब इन वैल्यूज को वहां पुट कर दिए, ठीक है, इन वैल्यूज को वहां पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस विल गिविंग, दिस इज इक्वल टू 1.35, ये नॉर्मलाइज वैल्यू इसका 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं पहले, चलो एक बार, इंटू कॉस अल्फा माइनस इसकी नॉर्मलाइज वैल्यू भी 1 है, इंटू ओमेगा नॉर्मलाइज वैल्यू, दिस होल डिवाइड बाय 0.05 इंटू इसका भी नॉर्मलाइज वैल्यू कितना है, 1। अब ये जो वैल्यू मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, नॉर्मलाइज वैल्यू में मिलेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी नॉर्मलाइज इक्वल टू 1.35, अच्छा ये यहाँ पे 0.25 है, इसको ऊपर कर देते हैं, 1 अपॉन है ना, ये हो जाएगा 20 इंटू ये 1 अपॉन 0.5 करोगे 0.05, इट विल बी इक्वल टू 20, इसको पुट कर लिए तो 1.35 कॉस अल्फा माइनस ओमेगा नॉर्मलाइज, तो ये हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है। और ये पता है आपको ये किसका इक्वेशन है, टॉर्क वर्सेस ओमेगा का प्लॉट है, यहां से हमें टॉर्क वर्सेस ओमेगा का इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मैं प्लॉट करना है किससे किसके बीच में, ये टॉर्क नॉर्मलाइज के एंड ओमेगा नॉर्मलाइज के, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, टॉर्क ओमेगा की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है, इस तरह का होता है, ये रिड्यूस होता है इस तरह का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको ड्रॉ करना है, चलिए हम देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा ना। तो अगर आप टॉर्क वर्सेस ओमेगा की प्लॉट ड्रॉ करेंगे, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट केवल ड्रॉ करना है, ओके चलिए, तो ये हो गया आपका टॉर्क नॉर्मलाइज वर्सेस ओमेगा नॉर्मलाइज। ओमेगा इक्वल टू, पहले कॉस अल्फा इक्वल टू 0 के लिए पुट कर रहा है, पहले किसके लिए, कॉस अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0 के लिए, तो एट अल्फा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा नॉर्मलाइज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू इक्वल टू 0, ये वैल्यू कितना आएगा, टी एन एम इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री पुट किए एंड ओमेगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट हमको स्टार्ट करना है, तो इनिशियल पॉइंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू कॉस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, 20 इंटू 1.35, तो इनिशियल जो वैल्यू होगा वो 27 से स्टार्ट होगा, यानी कि 27, तो पहला कॉस अल्फा इक्वल टू 0 के लिए 27 से स्टार्ट होगा और स्लोप होगा नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि मान के चलिए ये समथिंग है 27, ये कितना है, लेट इट बी ये 27 है, अच्छा, और कौन से ओमेगा की कौन से वैल्यू पे ये जाके 0 को टच करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 1.35 है ना, तो ये मान के चलिए ये है ओमेगा इक्वल टू 1.35, किसमें है, ये पर यूनिट है, याद रखना ये सारे पर यूनिट है, इसमें है ओमेगा नॉर्मलाइज लिखे हुए, इसका मतलब पर यूनिट ही है। तो पहला जो प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन इधर होगा लाइक दिस, देखिए पहला जो प्लॉट होगा व्हाइट वाला वो यहां से स्टार्ट होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग टू दिस पॉइंट, दिस इज द प्लॉट फॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, ये किसके लिए है, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ओके, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, सिंपल है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं क्योंकि ना हमें ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाना है, ओके ठीक,
ये हो गया टी नॉर्मलाइज, ये हो गया ओमेगा नॉर्मलाइज। पहला वैल्यू कितना आया था 27, ये मान लीजिए 1.35 और ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ये हो गया स्ट्रेट लाइन। नाउ इसके लिए ओमेगा इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, 27 से स्टार्ट होगा और ये 1.3 पे आएगा। ये सारे पर यूनिट में, पहला वैल्यू खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट केस, एट अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड ओमेगा एनएम इक्वल टू 0। ये टी एनएम की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू, तो cos अल्फा यानी cos 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 30 इंटू 1.35 इंटू 20, ये आ रहा बेटा 23.38 23.38, यानी कि अभी जो स्टार्ट होगा वो 23.38 से स्टार्ट होगा। तो ये मान के चलिए कि 23.38 है, 23.38 से स्टार्ट होगा और कब जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ रहा है ओमेगा इनटू 1.35 इंटू कॉस 30, 1.16। 1.17 ले लो, तो 1.17 पे आके ये 0 होगा। 1.17 मान लीजिए ये है, अगेन ये स्ट्रेट लाइन होगा, कलर दूसरा यूज करना चाहिए था, ओके नहीं यूज कर लेते। तो ये अगेन स्ट्रेट लाइन होगा लाइक दिस, और ये ना जनरली वो पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल होते हैं, तो पहले ना हम पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं तब ये लिखते हैं। चलिए ये ना जनरली पैरेलल होते हैं, ओके तो ये ड्रॉ कर देते हैं। ओके नाउ द वैल्यू इज 1.17। ये कौन से ओमेगा के लिए है, तो ओमेगा इक्वल टू, सॉरी अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, ये है अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ये दूसरा ग्राफ हो गया। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, यहाँ स्पेस खत्म हो गया। तो फॉर एट अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री एंड ओमेगा एन एम नॉर्मलाइज इक्वल टू 0, इस समय जो आपका टी एन एम होगा, यानी कि पहला वाला कहां से स्टार्ट करेंगे हम, तो कॉस अल्फा यानी कि कॉस 45 1/√2 होता है इंटू 20, ये आएगा 14 से 40, दैट इज इक्वल टू 14.14, यहां से स्टार्ट होगा। तो ये ले लीजिए, मान के चलिए ये समथिंग यहां है 14, यहां ले लेते हैं, कितना है 14.14, 14.14। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देन विल सी। चलिए पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन होगा जो कि पैरेलल होना चाहिए इसको, राइट। ये वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.3, अच्छा गलती हो गई, एक मिनट को, cos 45 इंटू 1.35 इंटू 20, कितना होना चाहिए, वो 19 से आना चाहिए, इट इज नॉट 19.09, 19.09, ओके। एंड आपको करना क्या है, तो cos 45 इंटू 1.35 इज इक्वल टू 0.95, तो ये 0.95 है और 954 है, 95, इतना पीयू है 0.95, ठीक है 90, और ये थोड़ा सा ये नहीं ठीक। एंड द लास्ट एट ओमेगा इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओमेगा का अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री एंड ओमेगा दिस इक्वल टू 0, आपका टी एन एम की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू
1.35 इंटू कॉस 60 इंटू 20, ये हो गया 13.5, 13.5। स्टार्ट कहां से होगा, कहीं से, यहां जो स्टार्ट कर रहे हो आप मान के चलिए ये है, ये हो गया 13.5। अगेन ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, अगेन ये स्ट्रेट लाइन ही होगा लाइक दिस। ओके, ये पॉइंट कौन सा होगा, जस्ट सी, ये हो गया 1.35 इंटू कॉस 60, 0.7, 0.67, इतना। अब ये तो हमने बना लिया, अब दिख रहा होगा ये सारे क्या है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये किसके लिए है, और अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, ये किसके लिए है, और अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो सब ये स्ट्रेट लाइन होंगे, रिड्यूस करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने प्लॉट करना था। इतना तो कर लिए। फिर एक चीज और बोला है आपको इस प्लॉट में, इतना करो, एंड ऑल्सो इंडिकेट द सेफ ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द मैक्सिमम टू 2.5। तो 2.5 ये पर यूनिट के लिए बहुत छोटा वैल्यू होगा, यहां पे होगा ये। इसके लिए आपको सेफ रीजन को भी इंडिकेट करना है। लेट अस सी कि कौन होगा सेफ रीजन। ये जो आप यहां पे देख रहे हो, दिस रेड रीजन, यहां से मान के चलिए ये 2.5 है, ये बहुत छोटा होगा, दिखना नहीं चाहिए, यहां इतना होगा। ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये है आपका सेफ ऑपरेटिंग रीजन। इट इज द सेफ ऑपरेटिंग रीजन। ये वैल्यूज कितना है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 2.5 पर यूनिट, और ये जो आपको नीचे रीजन हमने बनाया है, इट इज द सेफ ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, ये है आपका सेफ रीजन। ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग रीजन। तो ये आपको प्लॉट बना के देना ओमेगा वर्सेस टॉर्क का, ये क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड है। स्पीड कंट्रोल ऑफ सेपरेटेड डीसी मोटर, और कंट्रोल किससे किया गया था, ये 3 फेज कन्वर्टर से, एसी टू डीसी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं और देन उससे द सॉल्यूशन। अ डीसी मोटर इज ड्राइवन फ्रॉम अ चॉपर with a source voltage of 24 volt DC and at frequency of 1 kilohertz. Determine the variation in duty cycle required to have a speed variation of 0 to 1 pu, delivering a constant 2 pu load. The motor details are as follow: 1 HP, 10 volt, 2500 rpm and 78.5% efficiency. R1 जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस है, 0.01 ओम, एंड L इंडक्टेंस या L1 यू कैन से 0.002 हेनरी। K1 कांस्टेंट, इज द कांस्टेंट ऑफ द मोटर, यानी कि आप बोलते हो वोल्टेज कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0.03819 वोल्ट रेडियन पर सेकेंड। द चॉपर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, यानी कि 1 क्वाड्रेंट चॉपर है, एंड the one state drop voltage across the device is assumed to be 1 volt regardless of current variation। यानी कि जो डिवाइस यूज किया गया है, जो चॉपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब स्टेप डाउन चॉपर है, और उसमें जो डिवाइस यूज किया गया है, यानी कि जो मॉसफेट और एसडीबीटी यूज किया गया है, उसकी जो ड्रॉप है वो 1 वोल्ट पर 1 वोल्ट है। कितना भी वो करंट सप्लाई करे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो ऑलवेज 1 वोल्ट ही रह रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या है, देन सीधा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले जो गिवन डेटा है वो ये है कि सबसे पहले जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितना है, 24 वोल्ट। जो सप्लाई वोल्टेज है VS, दैट इज 24 वोल्ट। अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है, दैट इज द F इक्वल टू 1 HP, 1 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज। ड्यूटी साइकिल में वेरिएशन दिखाना है, स्पीड नो लोड टू फुल लोड का स्पीड है, यानी सॉरी जीरो स्पीड टू इनकी स्टार्टिंग के समय से, और रेटेड स्पीड यानी कि 2500 आरपीएम तक का स्पीड है। तो 0 से लेकर 1 pu डिलीवर आपको स्पीड देना है। लोड जो है हम TEL लिख देते हैं, नॉर्मलाइज वैल्यू है, तो TL नॉर्मलाइज लिख देते हैं। लोड टॉर्क नॉर्मलाइज दिया हुआ है, कितना दिया है, ये 2 pu दिया है, पर यूनिट में दिया है।
तो मोटर की डिटेल जो दिया है वो है कि मोटर की पावर है वो पावर आउटपुट है 1 HP मोटर है। वोल्टेज इसकी रेटिंग जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। हालांकि जो आप सप्लाई कर रहे हो जिस चॉपर में उसकी सोर्स वोल्टेज कितनी है वो 24 वोल्ट है। दोनों में अंतर है। ये 10 वोल्ट आउटपुट लेता है, इसको 10 वोल्ट चाहिए। 24 वोल्ट आपने इनपुट दिया है जो कन्वर्टर है उसमें। एफिशिएंसी जो है ईटा डेट इज इक्वल टू 78, तो 0.785 लिख देते हैं 785 इतना परसेंट की एफिशिएंसी है। इतनी एफिशिएंसी है परसेंट में उतना। R1 जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो दिया है 0.01 एंड इंडक्टेंस जो दिया है L1 ले लेते हैं हम इसको दैट इज 0.02 इतना ओम दिया है और ये दिया है इतना हेनरी एंड द कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.03819 ये दिया है। एंड लास्ट जो आपका स्विच ड्रॉप दिया है SW स्विच वोल्टेज ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो स्विच की वोल्टेज ऑलवेज 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन की डेटा दी हुई है। इस क्वेश्चन पे आपको निकालना क्या है, आपको ड्यूटी साइकिल निकालना है, यानी कि जो स्टेप डाउन आप यूज कर रहे हैं चॉपर जो कि है बक टाइप का चॉपर, उसकी ड्यूटी साइकिल आप कितना से कितना वेरी करेंगे, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मलाइज सोर्स वोल्टेज निकाल लेते हैं कितना है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज पर यूनिट में दिए हुए हैं ना, तो आपको नॉर्मलाइज सोर्स वोल्टेज निकालना होगा। 24 वोल्ट तो सप्लाई है, 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है स्विच में, तो नॉर्मलाइज स्विच वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी कि V नॉर्मलाइज और VS नॉर्मलाइज कितना हो जाएगा। ये 24 वोल्ट तो आप दे रहे हैं लेकिन पहुंच कितना रहा है, 23 वोल्ट ही पहुंच रहा है क्योंकि 1 वोल्ट ड्रॉप है। तो 24 माइनस 1 और अच्छा V बेस रेटेड वोल्टेज कितना है, V बेस कहिए या V रेटेड कहिए, दैट इज 10 वोल्ट है। तो जो VS नॉर्मलाइज होगा वो कितना हो जाएगा, जो आपका VS है माइनस जो स्विच का ड्रॉप है डिवाइड बाई जो आपने बेस वैल्यू लिया है, ये हो गया आपका 24 वोल्ट माइनस 1/10 दैट इज इक्वल टू 23/10 मतलब 2.3 पर यूनिट। तो जो हमने सोर्स जो चॉपर यूज किया है उस चॉपर का इनपुट वोल्टेज कितना है, दैट इज द 2.3 पर यूनिट। जो हम लोग यूज किया है उसका कितना पर यूनिट कितना है, दैट इज द 2.3 पर यूनिट। नाउ ओके, अब देखिए हमें क्या निकलना है नेक्स्ट, हमें चाहिए हमारे पास इनपुट वोल्टेज हमें पता चल गया कि 2.3 पर यूनिट है और ओमेगा की वैल्यू हमारे कहां से कहां लेनी है, 0 से 1 के बीच में वेरिएशन दिखाना है। इन आउटपुट हमें दिया हुआ है, अगर आउटपुट दिया है और इनपुट की वोल्टेज हमें पता चल गई है तो क्या हम लोग इनपुट करंट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बात समझिए, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट है, तो इनपुट पावर हम निकाल रहे हैं यहां से। तो P इनपुट अगर निकालेंगे तो P आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी हो जाएगा और P आउटपुट कितना है 1 इंटू 4 746 से मल्टीप्लाई करोगे HP को पावर में कन्वर्ट करने के लिए वाट में, डिवाइड बाई एफिशिएंसी 0.785 इट विल बी इक्वल टू जो आपका P इनपुट आएगा वो कितना वाट आएगा, पहले वाट निकाल लेते हैं। तो 746 डिवाइड बाई 0.785 इट इज इक्वल टू 950 इतना आ रहा है 0.3 इतना वाट। ठीक है, इतना वाट आ रहा है। अच्छा, अब P इनपुट बराबर होता कितना है, यानी कि V इनपुट और इनटू I इनपुट, यहां से I बेस निकालोगे एक्चुअली,
तो V बेस इंटू I बेस भी आप बोल सकते हो इसको, इज इक्वल टू 9.1 एंड दिस विल बी इक्वल टू जो I है करंट, रेटेड करंट रिक्वायर्ड है, बेस कितना है 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 95 बाई 10 तो 95.03, तो I बेस हो जाएगा 95.03 एम्पेयर, और 95 भी आप ले सकते हैं, दैट इज नॉट इशू। तो हमने ना बेस करंट निकाल दिया, क्योंकि पावर दिया हुआ था, बेस वोल्टेज पता था, हम बेस करंट निकाल दिए। सर बेस करंट निकाले हो ताकि हम आरपीयू निकाल पाए, ताकि हम लोग आरपीयू निकाल पाए, यानी कि रेजिस्टेंस, नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस निकाल पाए। नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक्चुअल रेजिस्टेंस दिया है, करंट हमें पता चल गया, तो हम लोग आरपीयू निकाल सकते हैं आसानी से। तो आर एन नॉर्मलाइज यानी कि R1N इज इक्वल टू आई बेस इंटू R1 डिवाइड बाई, ये हो गया रेजिस्टेंस ड्रॉप डिवाइड बाई बेस वोल्टेज, बेस वोल्टेज इज इक्वल टू 95.03 इंटू R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, इज गिवन 0.01, 0.01 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, that is equal to this into 0.01 divided by 10, 0.95, 0.9503 आ रहा था, इतना ले लेते हैं 0.95 पर यूनिट, ठीक है। तो हम लोगों ने आरपीयू निकाल लिया 0.95, 0.095, एक मिनट, 95 1 डिवाइड बाई, सॉरी ये 0.095 है, 0.095 पर यूनिट। हमने क्या निकाल दिया, आरपीयू निकाल दिया, यानी कि आरएन नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस निकाल दिया। हम क्या किए, नॉर्मलाइज वोल्टेज निकाल दिए, एफिशिएंसी से नॉर्मलाइज करंट निकाल दिए, नॉर्मलाइज नहीं, बेस करंट निकाल दिए, एंड इसको पुट करके हमने नॉर्मलाइज रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब एक्चुअली हमें निकालना क्या है, ड्यूटी साइकिल। एक्चुअली निकालना क्या है, ड्यूटी साइकिल। देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम टॉर्क और लोड टॉर्क दिया है वो कितना दिया है 2, तो TEN नॉर्मलाइज दिया है वो 2 पर यूनिट दिया है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी है ना, हाँ 2 लोड, लोड ने जो दिया है वो 2 पर यूनिट दिया हुआ है। हमें निकालना है ड्यूटी साइकिल, डी की वैल्यू। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू जो आपका है VS नॉर्मलाइज इनटू R1 PU, यानी कि R1 नॉर्मलाइज इनटू R1 नॉर्मलाइज माइनस ओमेगा नॉर्मलाइज डिवाइड बाई VS इनटू IN नॉर्मलाइज, मतलब R नॉर्मलाइज इनटू ओमेगा नॉर्मलाइज डिवाइड बाई, बच क्या गया वोल्टेज, यानी कि V नॉर्मलाइज, यानी कि V बेस जिसको आप बोले हो, नॉर्मलाइज ना लिखे V बेस कहिए या V नॉर्मलाइज कहिए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ ड्यूटी साइकिल, है ना। ओके एक मिनट रुक जा, इट इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इज, डी निकालना है तो वोल्टेज, तो V आउटपुट, एक्चुअली जो ड्यूटी साइकिल होगा तो V आउटपुट, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू V नॉट इक्वल टू D बाई V इनपुट होता है ना, तो V आउटपुट बाई V इनपुट करना है, हमें क्या करना है, ड्यूटी साइकिल इक्वल टू V आउटपुट बाई V इनपुट, V आउटपुट बाई V इनपुट, ओमेगा TRN ओमेगा अपॉन, ओके। तो T लोड नॉर्मलाइज इनटू R1 नॉर्मलाइज प्लस ओमेगा नॉर्मलाइज बाई वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, दैट इज द नॉर्मलाइज वोल्टेज जो आपने सप्लाई दिया है, यानी कि VS नॉर्मलाइज, ये फॉर्मूला है। हमारे पास इनपुट वोल्टेज कितना है, देखो आउटपुट बटा इनपुट होता है ना फॉर्मूला, आउटपुट बटा इनपुट, तो आउटपुट कितना हो गया, दिस डिपेंड्स ऑन ओमेगा रेजिस्टेंस एंड टॉर्क, दिस डिपेंड ऑन दिस वन, एंड ये हो गया इनपुट, तो आउटपुट बटा इनपुट इक्वल टू ड्यूटी साइकिल। एक्चुअली ड्यूटी साइकिल इक्वल टू सिंस V नॉट इक्वल टू
ड्यूटी साइकिल इंटू भी इनपुट होता है ना, यहीं से ये निकला है ड्यूटी साइकिल इक्वल टू V नॉट बाई भी। तो आप इनपुट कितना दे रहे हो वो इतना दे रहे हो, आउटपुट आपको आ कितना रहा है वो इतना आ रहा है, और यहां से हमने ड्यूटी साइकिल निकाला। दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा, और ओमेगा इक्वल टू 0 ये दिया है ना, ओमेगा इक्वल टू 0 से 1 लिखा है, तो ओमेगा n इक्वल टू 0 एट ओमेगा n इक्वल टू 0, इसके लिए पहला केस निकाल रहे हैं, ड्यूटी साइकिल विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.095 प्लस ओमेगा n 0 लोगे एंड डिवाइड बाई 2.3, तो ड्यूटी साइकिल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, तो पहला केस के लिए ड्यूटी साइकिल है, एक बार देख लेते हैं हम कितना आ रहा, 0.0826 0.0826 इतना होना चाहिए पहला केस के लिए, एंड और नेक्स्ट केस एंड एट ओमेगा नॉर्मलाइज इक्वल टू 1, अगर 1 लोगे इसके लिए तो आपका ड्यूटी साइकिल होगा D इक्वल टू 2 इंटू 0.095 प्लस 1 डिवाइड बाई, इसके लिए ड्यूटी साइकिल आपको ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि आपको ज्यादा वोल्टेज देना होगा, यहां कम वोल्टेज देना होगा, इट विल बी इक्वल टू 2.3, दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपने कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, 0.0517, इसलिए आपका जो रिक्वायर्ड ड्यूटी साइकिल है, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में जो स्पीड वेरी कराना है, तो ड्यूटी साइकिल कम रखोगे तो स्पीड कम होगा क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कम रहेगा, और ड्यूटी साइकिल जब ज्यादा रखोगे तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगा। तो जो रिक्वायर्ड ड्यूटी साइकिल होगा, इसलिए D विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करना है आपको 0.0826 से ज्यादा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए 0.517 से, तो ये हमारा ड्यूटी साइकिल का डिजायर रेंज है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये किसके लिए, फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग के समय, एंड दैट इज फॉर ओमेगा इक्वल टू 0.517 फॉर रेटेड स्पीड। क्वेश्चन तुम्हारा ये आएगा कि सर ये शुरू में जब हमको कोई ओमेगा चाहिए ही नहीं, स्पीड चाहिए ही नहीं, तो ये ड्यूटी साइकिल इतना क्यों देना है? तो एक्चुअली इस मोटर का एफिशिएंसी 100% नहीं है कि अगर आपको आउटपुट 0 है तो इनपुट भी 0 है, ऐसा नहीं है, ये कुछ ना कुछ इनपुट लेगा क्योंकि एफिशिएंसी है, देयर इज सम लॉसेस इन द मोटर, उस लॉस को फुलफिल करने के लिए आपको इतना ड्यूटी साइकिल प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है, इसलिए तब जाके वो 0 स्पीड यानी कि इतना तक ड्यूटी साइकिल में आपको कोई आउटपुट नहीं दिखेगा, वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, लॉस में। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसको हमें सॉल्व करना था। अगेन ये चॉपर से बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि एक डीसी मोटर था, वो डीसी मोटर किसी चॉपर से फीड किया गया था और उसकी फीडिंग की कंसेप्ट पे हमें निकालना था कि ड्यूटी साइकिल कितना वेरी करोगे स्विच की कि तुम्हें वो डिजायर्ड स्पीड अचीव। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, देन हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अ सीरीज एक्साइटेड डीसी मशीन डिजाइन फॉर अ वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन has the following nameplate detail and the parameter, it is the 3 HP, 230 volt, 2000 RPM, RA equal to 1.5 ohm, RF equal to 0.7 ohm, LA equal to 0.1 Henry, LF equal to 0.03 Henry, mutual inductance M equal to 0.0675 Henry, B1 equal to 0.0025 Newton meter per radian per second. Calculate first, दो क्वेश्चन है इसमें, the input voltage required in a steady state to deliver rated torque at rated speed and the efficiency at this operating point. Assume that the variable voltage source is available for this machine. क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक सीरीज मशीन है जिसमें इनपुट वोल्टेज की वेरिएशन आप कर सकते हैं, यानी कि इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करना है, और वो डेफिनेटली रेटेड से ज्यादा आपको नहीं देना होगा, तो आपको 200 कितना वोल्ट है, 230 है, उससे कम दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते हो। और ये रेटिंग दिया हुआ है कि 3 HP का मशीन है, यानी कि आउटपुट 3 HP है, इतना वोल्ट, ये पूरे डेटा दिया हुआ है। RA दिया हुआ है, फील्ड रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, LF मतलब फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस दिया है, और L1 मतलब वाइंडिंग का इंडक्टेंस दिया है ना, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का इंडक्टेंस दिया है। और वो दोनों क्योंकि दो इंडक्टेंस है, यहां म्यूचुअल कपलिंग भी होगा, तो म्यूचुअल कपलिंग दिया है 0.0675 हेनरी। ठीक है,
B1 जो है वो है आपका फ्रिक्शनल टॉर्क कोएफिशिएंट, फ्रिक्शनल टॉर्क कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू दी हुई है B1 इक्वल टू 0.0025 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो पहले देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो P आउटपुट, आउटपुट पावर दिया है 3 HP, तो 3 HP है तो यहां से हम लोग पावर निकाल पाएंगे, किलोवाट में कन्वर्ट कर पाएंगे या वाट में कन्वर्ट कर पाएंगे। वोल्टेज जो दिया है V इक्वल टू, वो दिया है 230 वोल्ट। कितना आरपीएम का मशीन है, तो N इक्वल टू 2000 आरपीएम। RA आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.5 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस RF इक्वल टू 0.7 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग का इंडक्टेंस है L1 दैट इज इक्वल टू 0.12 मिली हेनरी, सॉरी 12 हेनरी, एंड फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस LF इक्वल टू 0.03 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज गिवन एज, ये दो इंडक्टेंस है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज गिवन एज 0.0675 हेनरी, एंड जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, जो फ्रिक्शनल टॉर्क कोएफिशिएंट है जिसको B1 यहां पे लिखा हुआ है 0.0025 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। ये इतना दिया हुआ है। आप वैरी कर सकते हैं वोल्टेज को। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट में कि आपको रेटेड टॉर्क मिल जाएगा रेटेड स्पीड पे, एंड दूसरा क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये डेटा है क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से हमें बताना है कि कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है, नाउ ओके, देखिए हमें वोल्टेज अप्लाई करना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे जस्ट यहां आते हैं। अगर आप वोल्टेज का फॉर्मूला लिखेंगे जो वोल्टेज अप्लाई करना है, तो V विल बी इक्वल टू IA इंटू RA प्लस IARA, यानी कि सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू IA इंटू RA प्लस IF इंटू RF, फील्ड रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में दोनों ऐड होगा, प्लस बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ को आप कितना लिखोगे यहां पे M इंटू IA इंटू ओमेगा, और M ओमेगा इंटू IA, M ओमेगा इंटू IA, M ओमेगा रिएक्टेंस हो गया इंटू IA, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये रिएक्टेंस हो गया ना M ओमेगा, तो रिएक्टेंस यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के चलते तो हो गया M ओमेगा इंटू IA म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, प्लस एक है आपका L1 तो DIA अपॉन DT, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस IA है, IA म्यूचुअल करें IA है जो कि आपका L1 में फ्लो करेगा, एंड प्लस LF इंटू DIF अपॉन DT। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस का ड्रॉप, रेजिस्टेंस का ड्रॉप, रिएक्टेंस का ड्रॉप, एंड देन ओवरऑल इंडक्टेंस का ड्रॉप। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से जो आपको यहां दिख रहा है, इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, सप्लाई वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। अब इस सप्लाई वोल्टेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अच्छा सबसे पहला, और किस पे पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट पे, किस पे पूछ रहा है, स्टेडी स्टेट पे। तो ये पहला हम लोग आंसर कर रहे हैं, पहला तो एट स्टेडी स्टेट
एट स्टेडी स्टेट, यानी कि स्टेडी स्टेट पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, ये वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज होगा वो सिंपली आई ए इंटू आर ए। अच्छा एक चीज और, एट स्टेडी स्टेट पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि डी आई ए अपॉन डी टी विल बी जीरो एंड डी आई एफ अपॉन डी टी ये विल बी जीरो एंड देखिए ये सीरीज मशीन है तो आई ए बराबर होता है यहां आई एफ के, तो अगर उस हिसाब से इस इक्वेशन में लिखिएगा तो हमारा वोल्टेज का इक्वेशन क्या बन के आएगा, वोल्टेज विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर एफ प्लस आर एफ प्लस एम ओमेगा दिस होल डिवाइड बाई आई ए वोल्ट। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना वोल्ट। हमें क्या क्या पता है क्या पता नहीं है, इस पूरे न्यूमेरिकल को अगर देखिए तो हमें ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ये वैल्यू नोन है, ओमेगा हम निकाल लेंगे क्योंकि स्पीड दिया है। हमें निकालना क्या है आईए। इस पूरे क्वेश्चन का जो खेल बचेगा और खेल बच रहा है वो केवल आईए पे डिपेंड कर रहा है कि आईए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। आर ए सारे पता है, पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं, देन विल सी कि हमें कैसे निकालना है आईए का वैल्यू। तो पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, कितना स्पीड है आपका रेटेड यहां पे दिया होगा, द स्पीड इज 2000 आरपीएम, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2000 डिवाइड बाई 60, और ये मिल गया हमको रेडियन पर सेकेंड में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 2000 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 60, 209, 209.45 रेडियन पर सेकेंड। हमने ना ओमेगा निकाल लिया। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या निकालना है, हमें आईए निकालना है। अब आईए निकालने के लिए हमें टॉर्क से रिलेट करना पड़ेगा। देखिए आईए निकालने के लिए हमें टॉर्क से रिलेट करना पड़ेगा। यहां देखिए आईए इक्वल टू आईए, अच्छा सुनो आईए नहीं सॉरी, सिंस टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टोटल टॉर्क डेवलप होता है डेट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आईए स्क्वायर होता है, क्योंकि ये सीरीज मशीन है। एक्चुअली आईए इंटू आईएफ होता है, क्योंकि ये सीरीज मशीन है तो आईएफ और आईए बराबर है, तो हमें निकल जाएगा यहां से। यानी कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर निकाल लें तो हम बाय डिफॉल्ट क्या निकाल पाएंगे, आर्मेचर करंट निकाल पाएंगे। अच्छा, एंड और ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल टू जो लोड टॉर्क है, द लोड टॉर्क प्लस फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क एंड प्लस लोड टॉर्क फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क, दिस इज द लोड टॉर्क फ्रिक्शन एंड वाइंडेज टॉर्क। ओके, एंड स्टेडी स्टेट पे रेस्ट टॉर्क होंगे नहीं, क्योंकि जो रेस्ट टॉर्क होगा वो हो जाएगा जीरो, तो हमारे पास दो ही टॉर्क बच जाएंगे, लोड टॉर्क एंड फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क। ठीक है, और रेस्ट के टॉर्क क्या हो जाएंगे, जीरो। ओके, अब देखिए ओके, फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क के लिए ना यहां पे बी की वैल्यू दी हुई है, वो किसके बराबर होता है, बी इंटू ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा हमने निकाल लिया है, तो बी इंटू ओमेगा के बराबर होता है और ओमेगा हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, हमें निकालना क्या है, लोड टॉर्क ओनली। ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, यहां पे हमें निकालना क्या है, लोड टॉर्क ओनली। तो टीएल लोड टॉर्क विल बी इक्वल टू टीएल लोड टॉर्क विल बी इक्वल टू पावर बटा ओमेगा। पावर आउटपुट पावर कितना है जो कि लोड का है, दैट इज द रेटेड पावर बोल रहा है ना, रेटेड लोड एंड रेटेड पावर।
ना ना, रेटेड टॉर्क एंड रेटेड स्पीड। तो रेटेड टॉर्क कितना है 3 HP, यहां पे है 3 HP। तो कितना हो गया TL इक्वल टू पावर मतलब P आउटपुट बटा ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 746 बाई ओमेगा हमने निकाला हुआ है यहां पे 209.45 209.45 एंड यू विल गेट लोड टॉर्क इक्वल टू, सिंपल है ये, you will get 746 by sir into 3, you are getting 10.68 न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क आपका निकल गया कौन सा, लोड टॉर्क। एंड फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क निकाल लेते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन एंड वाइंडेज का टॉर्क निकाल लेते हैं। TF फ्रिक्शन एंड वाइंडेज टॉर्क इक्वल टू, रेस्ट के टर्म में यहां पे क्या थे, जीरो है ना, जो ओमेगा जे है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे का टॉर्क है जीरो, तो दिया भी नहीं है इसलिए यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। TF किसके बराबर होता है, तो B1 इंटू ओमेगा, B1 इंटू ओमेगा। ओमेगा हमने निकाला है, B1 की वैल्यू दी हुई है। B1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.0025, this equal to 0.0025 into 290.45, this much of न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.0025 into 209.45, ये आ रहा है 0.5236, तो 52 तो 500 इतना ही 52 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, वो लोड टॉर्क निकाल लिया। एंड एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, दोनों हमने टॉर्क निकाल लिया यहां और यहां पे। अब टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, TE विल बी इक्वल टू देन 10.68 एंड प्लस 0.52, दिस विल बी इक्वल टू इतना न्यूटन मीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 10.68 प्लस 0.52, 11.2 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आप यहां से क्या निकाल पाएंगे, IA, दिस इंप्लाइज, अब चलो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, IA इक्वल टू अंडर रूट, यहां से निकाल रहे हैं IA इक्वल टू TE बाई M अंडर रूट, TE की वैल्यू आपने क्या निकाला है 11.2 और M म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है 0.0675, 0.0675, दिस विल बी इक्वल टू, चलिए डिवाइड बाई 0.0675 रूट आंसर यार 12.88 एम्पेयर, तो 12.88 एम्पेयर। ठीक है, तो 12 एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो 12.88 एम्पेयर, IA इक्वल टू 12.88 एम्पेयर। नाइस, तो हमने ये पूरे जो आपका क्वेश्चन था उसमें IA निकालना मेन कहानी था, जो हमने यहां से निकाल लिया। अब देखिए, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, हमें क्या निकालना था, V। तो V के बदले RA पता है, RF ये सारे वैल्यूज पता है, पुट करेंगे हमें निकल जाएगा V, इसलिए V इक्वल टू, इसलिए V विल बी इक्वल टू RA की वैल्यू दिया है 1.5 और RF दिया है 0.7, 1.5 प्लस 0.7 प्लस M ओमेगा, M की वैल्यू दिया है 0.0675, 0.0675, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है कितना 209.45, 9.45, दिस होल मल्टीप्लाई बाई IA मतलब 12.88, 12.88, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज जो अप्लाइड वोल्टेज होगा डेट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं,
1.5 प्लस 0.7 प्लस 0.0675 इंटू 9.45 multiply by 12.88. It is coming as 210.43 वोल्ट। तो जो पहला आंसर था वो ये है कि कितना वोल्ट आप अप्लाई करेंगे जो कि 230 से कम होगा और रेटेड वोल्टेज दे देगा, तो इतना वोल्ट हम अप्लाई करेंगे डीसी सीरीज मोटर में, तो ये रेटेड वोल्टेज देगा और रेटेड स्पीड पे देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफिशिएंसी एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, तो हमें एफिशिएंसी भी निकालना है। तो सब क्वेश्चन 2 में आते हैं, जरा देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन एफिशिएंसी निकालना है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, ये सिंपल फॉर्मूला है ये, इंटू 100। ठीक है, आउटपुट कितना दिया है 3 HP और इनपुट हमने निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, करंट निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 746, तो 3 HP डिवाइड बाई इनपुट कितना है, तो V इंटू IA, यही है ना, इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज this implies efficiency, percentage efficiency will be equal to, ये हो गया 3 इंटू 746, V की वैल्यू निकाल लिए 210.43 मल्टीप्लाई बाई IA इक्वल टू 12.88 इंटू 100%। दिस इंप्लाइज, ये कितना आ रहा है, इंटू 12.88 746 ये आ रहा है 82.57%, तो ये हो गया 82.57%। तो दूसरा जो सब क्वेश्चन था वो इसमें ये पूछा था कि एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू, एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ओके, तो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में ना ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिलेंगे न्यूमेरिकल का, लेंथी भी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 3।